नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री आज एक कार्यक्रम में बता रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था ये तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो उसके फायदे क्या होंगे। उससे उन्होंने कहा सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को होगा, इसलिए युवा अपने आप को रजिस्टर कर लें और रजिस्टर करके अपना सारा डाटा जमा कर। क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर शिक्षा मिलेगी और बेहतर रोजगार मिलेंगे और अच्छे अवसर मिलेंगे और न जाने क्या क्या मिलेगा। जब वो ये कह रहे थे तो मुझे 2014 का 3 भाषण याद आते हैं जिनमें मैं खुद मौजूद था। एक भाषण उन्होंने रेवाड़ी में दिया था, किसानों को लेके और जवानों को लेके। तब मैंने खबर लिखी थी उसकी और लिखा था वो पहली रैली थी प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित होने के बाद कि अब गूंजेगा जय जवान जय किसान का नारा। मुझे नहीं पता था कि ये गूंजेगा किस रूप में गूंजेगा, यह नहीं पता था। उस समय तो उन्होंने बोला था, उस आधार पे लिखा था। उसके बाद मुझे दूसरी एक सभा याद है जो उन्होंने कानपुर में की थी, कल्याणपुर थाने के सामने पार्क में। उस पार्क में जब उन्होंने वो सभा की थी, उस सभा को मैंने रैली को जब कवर किया तो मैंने देखा वहां पर उन्होंने कहा था कोई जाति धर्म और इसकी राजनीति नहीं होगी, इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम होगा। न क्षेत्र में बटेगा, न जाति में बटेगा, न धर्म में बटेगा और न जाने क्या क्या कहा। आज जब मैं देखता हूं, तब वो जब हमला कर रहे थे समाजवादी पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी पर, कांग्रेस पर, उस वक्त की राजनीति याद आती है और आज लगता है, तब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, जाति धर्म और सबका भेद मिटना चाहिए, क्षेत्र का जो है भेद मिटना चाहिए। लेकिन आज देखता हूं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे और हर नाम पर नफरत फैलाने का काम होता है। और जब नफरत फैलाने का काम होता है तो साहब समझ में आता है कि किस तरह से। जब नरेंद्र मोदी को फायदा नजर आता है तो जाके सऊदी अरब के देशों में मस्जिदों में जाके मत्था टेकते हैं वहां पर और न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर वहीं कहते हैं अरे ये टोपी मैं नहीं पहनूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, मैं तो कपड़ों से पहचान लेता हूं। कि साहब जो कपड़ों से पहचान लेते हैं और न जाने क्या क्या, वो ये बात करते हैं। कल उन्होंने क्रिसमस के दिन एक चीज कही, उन्होंने कहा कि मेरा तो क्रिश्चियन से और क्रिश्चियनिटी से बहुत पुराना नाता है, बहुत सौहार्दपूर्ण नाता है, बड़ा प्रेम का नाता है और न जाने क्या क्या उन्होंने बखान किए। जब बखान वो ये कर रहे थे तब मुझे याद आ रहा था कि क्रिश्चियंस पे हमले किसके दौर में हो रहे थे। मणिपुर में क्रिश्चियंस के नाम पे और हिंदुओं के नाम पे आदिवासियों को बांटने का काम किया गया, कैसे उन्हें लड़ाने का काम किया गया और किस तरीके से कुकी समुदाय की बेटियों का नग्न, जो कुकी समुदाय की कहना गलत होगा, हमारे भारत की बेटियां थी और उन बेटियों का नग्न प्रदर्शन कराया गया, परेड निकाली गई। 700 के करीब बेटियों के साथ में रेप हो चुके हैं, 200 से अधिक युवा और दूसरे लोग मारे जा चुके हैं और न क्या कितनी बीभत्स घटनाएं हुई हैं, एक शब्द नहीं निकलता है। उसके बाद में क्षेत्र के नाम पर किस तरीके से बांटा जाता है वो भी हमने देख लिया। तो कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं किसी नाम पे दंगे होते हैं, फसाद होते हैं। नूह का याद है मुझे, उसी दौर में दंगा कराया गया और इस बात को सबने कहा ये सरकार प्रायोजित दंगे हैं, चाहे मणिपुर का हो चाहे नूह का। और नूह के दंगे में के आरोप में जितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा, में से 70% मामलों में अदालत ने सबको यह कहते हुए जमानत दे दी कि इनके खिलाफ तो आपका कोई सबूत ही नहीं है।
आपने जबरन मुल्जिम बना दिया है। आप कह रहे हो वो इस जगह थे, उनकी लोकेशन दूसरी जगह की है। आपके पास में कोई उनका सबूत नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जो फुटेज है उनमें कहीं उनके चेहरे नहीं है, कोई और चीज नहीं है, पहचान नहीं है। तो आप मनमानी ढंग से कपड़ों के आधार पर आप बना देंगे। तो कपड़ों के आधार पर मुल्जिम बना देना और वो कर देना, आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ और तमाम सारी इस तरह की चीजें कही गई। जब ये बातें कही जा रही थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि किस तरीके से बेटियों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने, याद करिए, कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस देश के अंदर सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न के केस यदि हुए हैं तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही हुए। डबल इंजन की सरकारों में हुए हैं। सबसे ज्यादा बीभत्स स्थिति है। और इतनी बीभत्स हालात के बाद में वो अपने आप को कहते हैं कि हम ये, जब खिलाड़ी बेटियां शिकायत करती हैं, सालों साल संघर्ष करती हैं, तब भी मुल्जिमों को के खिलाफ कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। यह दशा है। तो यह दशा हो तो आप समझिए कहां कहते थे ऐसे केसेस में स्पीडी ट्रायल करा करके तत्काल इंसाफ दिलाया जाए। दिलाया क्या? रेपिस्ट कहां से निकलते हैं? भारतीय जनता पार्टी से निकलते हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी? और इसके बाद में रोजगार पे आ जाइए, अवसरों पे आ जाइए, शिक्षा पे आ जाइए। शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की जब बात होती है तो यदि हिंदुस्तान के भीतर बात होती है तो टॉप पर केरल आता है। और यदि बात होती है कि क्वालिटी एजुकेशन में सबसे खराब स्थिति कहां की है, तो वो खराब स्थिति वाले जो राज्य निकलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों के राज्य निकलते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद होने की बात निकल के आती है। क्यों? क्योंकि साहब दिमाग में गाय गोबर भरे घूम रहे हैं तो और क्या होगा। एक बार अच्छा मैंने कार्टून देखा, किसी ने लगाया कि एक व्यक्ति गया गाय के पास और बोला गोबर दे दो। उसने कहा मेरे पास क्यों आ रहे हो, अपने दिमाग से निकाल लो। क्योंकि वो व्यक्ति जो गया था उस अभिनी का ही भक्त था, बिल्कुल लेकर के जुट जाता है। तो यह स्थिति है। तो साहब कभी क्रिश्चियंस के हो जाते हैं, कभी मुसलमानों के हो जाते हैं, कभी किसी के हो जाते हैं अपने लाभ के लिए। और क्रिश्चियंस से जब ये नाते बताते हैं तो मुझे आज भी उड़ीसा के वो पादरी याद आते हैं जिनको उनके परिवार के साथ जलाकर मार डाला गया था। और उनके मारने वालों में एक शख्स ऐसा उसमें मुल्जिम बना था जो उसकी षड्यंत्र का, जो जिस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में राज्य मंत्री बनाया था। याद करिए वो दिन। और बड़े गुणगान किए थे कि देखिए इतने गरीब आदमी को हमने बना दिया और आरएसएस के, और उसको बना दिया। तो ये दिखाया था। और फिर चंद दिनों बाद में उन्हें हटाना पड़ा था क्योंकि उससे इनके प्रिय पूंजीपति मित्र को नुकसान हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया नाराज हो रहा था क्योंकि वो पादरी ऑस्ट्रेलिया का था और ऑस्ट्रेलिया में जो अडानी के ठेके हैं उनको नुकसान पहुंच रहा था। ये वजह थी। इसके अलावा भी एक किस्से नहीं है, बहुत सारे किस्से इसी तरीके से मोहम्मडन्स के ऊपर है कि हम मोहम्मडन्स को टिकट नहीं देंगे, हम मोहम्मडन्स को ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और इस तरह की स्थितियां करके नफरत फैलाते हैं। यदि आप सबको जोड़ने की बात करते हैं तो ये कैसे? आज कश्मीर में जो हो रहा है, किस तरीके से नफरत से भरे लोग जब जांच करते हैं, सेना के एक ब्रिगेडियर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। 3 निर्दोष युवकों को, कश्मीरी युवकों को शक की बिना पर उठा के लाया गया, इतना पीटा गया, मार डाला गया और उसमें कुछ नहीं। सबसे ज्यादा सैनिकों की हत्याएं हो रही हैं, आतंकी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, वो आतंकी मुस्लिम्स की भी हत्या कर रहा है और मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने अभी परसों ही एक एसएसपी थे, पूर्व एसएसपी थे, उनको मस्जिद में गोलियों से भून दिया गया।
ये आतंकियों ने किया, किसी और ने नहीं किया, और वो मुसलमान थे। तो इसलिए आतंकवाद को या इन घटनाओं को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, जात से नहीं जोड़ना चाहिए। दलितों के ऊपर जिस तरह से जानबूझ के अत्याचार करना, उनकी बेटियों से बलात्कार करना और सब कुछ करना हम सामने देख रहे हैं। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और सब कुछ करना, उन्हें बांट देना दो ध्रुवों में धर्म के नाम पर, कहीं ईसाई के नाम पे और उसके नाम पे, इसी नाम पर आपने जीत दर्ज कराई है छत्तीसगढ़ में। हिंदू और ईसाई आदिवासियों में बांटा है आपने, और यह करके आपने लड़ाई कराई है, और उसका नतीजा है। तो बांटो और राज करो की नीति जो आपने अंग्रेजों से सीखी थी, वही तो चल रही है। इसीलिए शायद राहुल गांधी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में प्रेम की जरूरत है, पॉलिटिक्स नफरत की जगह नहीं है। राजनीति को प्रेम से करने की जरूरत है, और इसके लिए जरूरत है कि सबको प्रेम से जोड़िए और उनको उनके हक दीजिए। हक देने का काम करेंगे तो अपने आप तमाम समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार है, वो लोगों की आय है। लोगों को यदि उनकी योग्यता अनुसार रोजगार मिलने लगे, बहुतायत में मिलने लगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलने लगे जिससे वो विश्व स्तरीय सोच बना सकें और उस स्तर की शिक्षा पा सकें जिससे वो दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेहतर मुकाम हासिल कर सकें, जो जिनकी पौध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाई, इंदिरा गांधी ने उसे सींच के बड़ा किया और राजीव गांधी ने उसे एक मुकाम दिया। आज आप उन संस्थानों को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तमाम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आईआईटीज और दूसरे बड़े संस्थानों में एडमिशन मिल गया अपनी योग्यता से, लेकिन उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो वहां की फीस वहन नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है, जिन दिनों मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उन दिनों मैं आईआईटी में गया, पिताजी के मित्र वहां प्रोफेसर थे, तो पता चला जितनी मेरी ग्रेजुएशन की फीस थी उससे कम आईआईटी की फीस थी, हॉस्टल और खाना मिला करके। और फिर बाद में मैं बताता हूं, मेरे भाई ने 2005 में पास आउट किया। उस दौर में मैंने देखा कि टोटल, मैंने उससे पूछा कितनी फीस लगी तो उसने बताया 1.25 लाख रुपए। मैं हॉस्टल, तो मैंने कहा अच्छा, और उसने कहा मुझे जो वजीफा मिला और सब मिला उसके मुताबिक मैं 2.5 लाख रुपया मुझे सरकार से वापस मिला। यानी हमने घर में जो दिया उससे ज्यादा उल्टा सरकार ने वापस कर दिया। उसने कहा वहां का ये नियम है कि इतने % जो है बच्चों को उनकी फीस भी लौटाते हैं और उसके साथ साथ उनको हेल्प करते हैं। जब दूसरे भाई ने मेरे एमटेक किया और एमटेक करने के दौरान उसने बताया कि जितनी फीस उसने दी 2 साल में हॉस्टल समेत, उसकी 4 गुना उसे वापस मिली। तो ये होता था। आज क्या है? आज इतनी महंगी फीस है कि आप देने की स्थिति में नहीं। और ये स्थिति एक जगह नहीं, हरियाणा में मैं देख रहा था, हरियाणा में मेडिकल कॉलेजेस इस सरकार ने नहीं बनाए, लेकिन साहब ये सरकार फीस बढ़ा के और जिस तरीके से करती है वो अपने आप में मायने रखता है। तो इस तरह के तमाम खेल, इन खेल को समझने की जरूरत। तो शिक्षा को आपने बर्बाद किया, रोजगार को बर्बाद किया। ये आईआईटी में एडमिशन लेने का मतलब होता था कि रोजगार आपके दरवाजे पर खड़ा है, वहां से लेके जाते थे। मेरे भी दोनों भाइयों को वहीं से नौकरी मिली थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? आईआईटी में जॉब फेस्ट होते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, यह दशा हो गई। उसका कितनी बुरी हालत हो गई है इससे आप समझ सकते हैं, जहां 100% जॉब अपॉर्चुनिटी थी। तो ये अवसर देने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए फिर राहुल गांधी याद आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी उस इकोनॉमी की बात करते हैं जो इकोनॉमी सिर्फ चंद पूंजीपतियों को ताकतवर नहीं बनाती है, बल्कि इस देश के हर व्यक्ति को, हर युवा को ताकतवर बनाती है। वो उसे योग्य बनाती है, इस योग्य बनाती है कि रोजगार उसके पास चल के आए, और वही व्यवस्था करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो
रोजगार देंगे तो आपको भिखारी बना के लोगों को 5 किलो अनाज नहीं देना पड़ेगा। यदि आप रोजगार देंगे, अच्छी आमदनी का साधन देंगे, अवसर देंगे, तो 81.35 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो अनाज का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इस देश को 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना चुके हैं आप। और ये जब फाइनेंशियल सेशन खत्म होगा तब तक आते आते यह देश कम से कम 250 लाख करोड़ का कर्जदार होगा, 250 लाख करोड़ का। कांग्रेस के शासन काल में यही कर्ज 1947 से लेकर 2014 तक का जोड़ करके 54 दशमलव कुछ लाख करोड़ का कर्ज था। आज आपने 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना चुके और आगे बनाने की तैयारी। उसके बूते आप, इस कर्ज के बूते आप तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। बिल्कुल हो जाएगी, कर्जे उठाते जाइए, हो जाएगी। तो आज इस हालत में देश को लाके खड़ा कर दिया। जब इस हालत में खड़ा होगा तो रोजगार कहां से मिलेगा? क्योंकि ये रोजगार आप चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दे रहे हैं। भारत सरकार के 50 से अधिक आपने कंपनियां या तो बंद कर दी हैं या बेच दी हैं या कबाड़ के भाव बेच दी हैं। इस तरह की स्थिति आपने कर दी है। तो आप किसका हक मार रहे हैं? युवाओं का हक मार रहे हैं। और राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से सर्वे में आया कि 7.5 घंटा इस देश का युवा मोबाइल पर सिर्फ सोशल मीडिया खेलता है, क्योंकि उसके पास काम नहीं है। इस हालत में आपने देश को लाके खड़ा कर दिया। जब इस देश को इस बर्बादी में लाके खड़ा कर दिया हो तो देश को बनाने वाली राजनीति करनी पड़ती है। और राहुल गांधी उसी बनाने वाली राजनीति का विजन प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे और वहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत को रोजगार दिया जा सकता है, यहाँ के युवाओं को दिया जा सकता है, कैसे भारत को एक बड़ी महाशक्ति बनाया जा सकता है और कैसे इस देश को एक खुशहाल देश बनाया जा सकता है, जो आज हर तरफ बदहाली में शिकार है। यहाँ का एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गया है, बंद हो गया है, लगातार बंद हो रहा है। आप चाहें जहां पर रहते हो वहीं आप पूछ लीजिए अपने लोगों से, आपको पता चल जाएगा। तो हालात बद से बदतर हैं। तो क्या बन रहा है? तो ये सरकार बना रही है मंदिर, ये सरकार बना रही है और कुछ, वो भी अपने पैसे से नहीं, आपसे चंदा लेके। और उस चंदे में भी चंदा चोरी हो रही, चंदा में टाका मारा जा रहा। किसको बुलाएंगे यह जो है भारतीय जनता पार्टी तय करती है। यानी भगवान भी भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं, यह वो प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। तो इस तरह की स्थिति हो तो निश्चित रूप से शर्म आती है। इस तरह का देश बना दिया है। पंडित नेहरू कहते थे यह देश सबका है और सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज वैसा हो नहीं रहा है। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी के विजन को लोग समझें, और जब समझेंगे, ये टाइम से समझ लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो जिंदगी तो बर्बाद होनी है। क्योंकि तमाम कानून पास करा लिए गए हैं और वो ऐसे ही। जय